पिछले अध्याय में हमने बात की थी युद्ध अपराधों के बारे में। ये युद्ध अपराध जो थे ऐसे अपराध थे कि जो परंपरागत युद्ध में होते हैं। हमने बात की थी कि युद्ध कैसे होना चाहिए, युद्ध के लिए कुछ नियम कानून होते हैं, और उसके बाद जो है युद्ध अपराध क्या होता है, कैसे होता है। आज के अध्याय में हम थोड़ा अलग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये टॉपिक भी युद्ध से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर ये युद्ध परंपरागत युद्ध से थोड़ा हटकर है। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में भी हो सकता है, दो देशों के बीच में, मतलब दो देशों के बीच में भी हो सकता है, किसी संस्था के खिलाफ हो सकता है, सरकार के खिलाफ हो सकता है, राज्य सरकार के खिलाफ हो सकता है, किसी कानून विशेष को लेकर हो सकता है, किसी क्षेत्र विशेष में हो सकता है। तो इस तरीके से मतलब ये युद्ध का जो है क्षेत्र है, ये जहां हो सकता है। तो ऐसा युद्ध जो परंपरागत तरीके से न लड़ा जाए और उसको दूसरे तरीके से लड़ा जाए और जो प्रभावी भी है काफी, तो उसके बारे में हम आज के अध्याय में चर्चा करेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा गोरिल्ला युद्ध के बारे में। वैसे तो आप नाम से शायद, अगर आपने पहले भी नाम सुना होगा, छापामार युद्ध भी कहते हैं इसको। गोरिल्ला युद्ध को छापामार युद्ध भी कहते हैं हम। तो आपने पहले इतिहास में पढ़ा भी होगा कि छापामार युद्ध टेक्निक्स अपनाई गई। तो हम बात करेंगे कि ये युद्ध क्या होता है, इतिहास इसका क्या रहा, क्यों होता है आखिर ऐसा कि आप किसी संस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं, किसी देश में लड़ रहे हैं, आपस में सरकार के खिलाफ क्यों जा रहे हैं, इस तरीके की चीजें, और इसके प्रकार क्या क्या हैं, और अंत में एनालिटिक्स होगा कि क्या प्रासंगिकता है इसकी आज के समय में, और क्या इसको हम कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, और कितना, या अगर ये दो सेनाओं के बीच में होता है तो ये कितना प्रभावी है। अभी मैंने बताया कि प्रभावी है, लेकिन उसमें बताऊंगा कि कैसे प्रभावी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया। तो साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर क्या होता है गोरिल्ला युद्ध, कैसे लड़ा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, कि ये परंपरागत युद्ध से अलग है। यानी कि जिस तरीके से लड़ाई हो रही होती है, दो देशों की सेनाओं के बीच में लड़ाई हो रही होती है, या कहीं और हम लड़ रहे होते हैं किसी से, तो हमें पता होता है कि हम किससे लड़ रहे हैं, किस लिए लड़ रहे हैं, कहाँ लड़ना है, कहाँ अटैक करना है, उनका क्षेत्र क्या है, इस तरीके की चीजें होती हैं। लेकिन गोरिल्ला युद्ध जो है वो इन सबसे हटकर है। गोरिल्ला युद्ध में देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं गोरिल्ला युद्ध मतलब होता क्यों है या किसके खिलाफ हो सकता है। तो गोरिल्ला युद्ध में क्या होता है कि गोरिल्ला युद्ध जो है आपकी अपने देश की, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, कि आपके देश की सरकार या किसी राज्य सरकार के खिलाफ हो सकता है, किसी क्षेत्र विशेष के लिए हो सकता है कि भाई इस क्षेत्र में आप ये ना करें, यहाँ हम ये नहीं होने देंगे। जैसे होता है ना कि कई बार मान लीजिए कहीं पे जंगल है, काफी घना जंगल है, और वहां के निवासी नहीं चाहते हैं कि वो जंगल हटाया जाए, और सरकार कहती है कि इस जंगल को काट दो, यहाँ पे हम फैक्ट्री लगाएंगे, कोई कारखाना लगाएंगे। तो वो लोग उसके लिए लड़ेंगे कि आप इसको यहाँ से ना हटाएं, ना लगाएं, हमारे जंगल ना जो है काटे जाएं। जैसे आदिवासियों का भी होता है, आपने सुना भी होगा कि आदिवासी भी इसीलिए लड़ते हैं कई बार। तो इस इनकी जो टेक्निक्स होती है वो गोरिल्ला युद्ध ही होती है। क्योंकि अच्छा, दूसरी चीज की, जैसे मान लीजिए नक्सल, नक्सल के बारे में आप लोगों ने इतना सुना हुआ है, इतना नक्सलवाद के बारे में आप लोग जानते हैं। वो भी क्या है कि बेसिकली गोरिल्ला युद्ध ही है, क्योंकि सामने आकर के वो नहीं लड़ सकते हैं। तो इस तरीके से कोई कारण हो सकता है गोरिल्ला युद्ध के पीछे, मतलब कोई क्षेत्र विशेष का कारण हो सकता है, कोई कानून विशेष हो सकता है, कोई ऐसी चीज हो सकती है जैसे देश में कोई कानून आ गया और जो लोग उससे अफेक्ट हो रहे हैं, जो प्रभावित हो रहे हैं उससे, उन लोगों ने उसके खिलाफ अभियान छेड़ दिया कि नहीं,
हम ये नहीं होने देंगे, या हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है, आप हमारी बात भी सुनो। और फिर इस तरीके से युद्ध करना, यानी राज्य सरकार के खिलाफ युद्ध करना, या केंद्र सरकार के खिलाफ युद्ध करना। अब केंद्र सरकार या राज्य सरकार के खिलाफ क्या कोई प्रधानमंत्री से तो सीधे लड़ने जाएगा नहीं, ना मुख्यमंत्री से लड़ेगा, तो वो किससे लड़ेंगे? पुलिस से लड़ेंगे, प्रशासन से लड़ेंगे, मिलिट्री से लड़ेंगे देश की। तो ये इस तरीके से होता है गोरिल्ला युद्ध। अब गोरिल्ला युद्ध जो है होता है, जैसे मैंने बताया आपको कि ये कारण है कुछ जिनके कारण ये होता है। उसके साथ साथ अब इनकी टेक्निक्स क्या होती है, ये लड़ाई होती आखिर होती कैसे? मैंने ये बता दिया गोरिल्ला युद्ध क्या होता है, कैसे होता है, ये बता दिया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मतलब ये कारण बता दिया मैंने आपको कि क्यों होता है। अब मैं बताता हूँ आपको गोरिल्ला युद्ध होता कैसे है। देखिए, परंपरागत युद्ध में सेना होती है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, उनको पता होता है, उनके पास पूरे हथियार होते हैं, आर्टिलरी होती है पूरी, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन गुरिल्ला युद्ध जो होता है वो इस तरीके से नहीं होता है। उसमें कोई ऐसे ट्रेंड सैनिक नहीं होते हैं, उनके पास ऐसे कोई प्रॉपर हथियार नहीं होते हैं, मतलब नॉर्मल हथियार, बंदूक, राइफल, या पुलिस वालों के ही लूट लिए तो वो उनके पास हो गए, इस तरीके की चीजें हो गई। तीसरी चीज, ये लोग कभी सामने आकर के युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि भाई मान लीजिए 500 आदमियों का ग्रुप है, क्या वो इंडियन आर्मी का मुकाबला कर सकता है अगर सामने आ जाए? फिर वो भी एक अनट्रेंड ग्रुप, जिसे ये नहीं पता है कि हमें लड़ाई किस तरीके से करनी है। क्योंकि ट्रेंड को तो पता होता है ना कि लड़ना है तो कैसे लड़ना है, किस सिचुएशन में कैसे लड़ना है। इन लोगों को ये नहीं पता होता। तो इस तरीके की चीज हो गई। नक्सलवाद जैसे इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि नक्सली जो होते हैं वो आ जाते हैं बीच बीच में, और पुलिस की गाड़ी जा रही है, वहां पे माइंस बिछा दी तो विस्फोट हो गया, कोई थाना उड़ा दिया, या अगर किसी गांव में या कहीं पर विरोध हो रहा है तो वहां पे कई सारे लोगों को कत्ल कर दिया, एक साथ मार दिया। तो इस तरीके की चीजें ये लोग अपनाते हैं। अब इन लोगों को होता क्या है, जैसे मैंने बताया, एक तो ये है कि इनके पास कोई परंपरागत हथियार नहीं होते हैं। ये लोग छोटी छोटी टुकड़ियों में बटे हुए होते हैं। गुरिल्ला युद्ध बेसिकली इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक छोटी छोटी टुकड़ियों में होते हैं, आपके सामने नहीं आएंगे, आप जा रहे हो एकदम से आएंगे, बाहर करेंगे, गायब हो जाएंगे, आप ढूंढते ही रह जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन आया, कौन मार के कौन चला गया। पता चले आपके थाने में बम फिट कराएं, आपका जो पुलिस थाना होता है वहां, अब थाना उड़ गया एक बार में, लोग सो रहे हैं, रात को पुलिस वाले सो रहे हैं, जाकर के मार दिया, सामान लूट लिया उनका। तो बेसिकली होता क्या है कि इनको अपनी प्रेजेंस दिखानी होती है, इनको ये करना होता है कि देखिए हम भी हैं, आप हमारी बात सुनिए। सरकार से ही होता है बेसिकली। या जैसे पहले होता था, आप लोगों ने देखा हुआ, जैसे पहले जो, उसको युद्ध नहीं कह सकते, लेकिन पहले होता था जो डकैत होते थे, बड़े बड़े डकैतियां पड़ती थी, तो बड़े बड़े लोगों के घरों में डकैतियां पड़ती थी, बड़े बड़े जमींदार वगैरह होते थे। तो उनके डकैत जो होते थे उसमें कौन लोग शामिल होते थे? जो लोग सताए हुए लोग होते थे, इस तरीके के लोग होते थे, उनका एक वो बना लेते थे वो अपना गिरोह, और फिर वो युद्ध करते थे। उसी तरीके से ये बड़ी फॉर्म है, और ये युद्ध की फॉर्म है। डकैतों का मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बिल्कुल, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसा होता था, ऐसे ही ये सरकार के खिलाफ होता है या किसी बड़ी संस्था के खिलाफ होता है। अब संस्था, जैसे कोई बड़ी संस्था क्या हो सकती है, जैसे पुलिस हो गई, आर्मी हो गई, हो सकता है किसी मंत्रालय के खिलाफ हो सकता है किसी और किसी संस्था के खिलाफ हो। तो इस तरीके की चीजें कि हम ये काम नहीं होने देंगे, या यहाँ पे ये काम मत करिए, या आप हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। जैसे कि भगत सिंह और राजगुरु ने ब्रिटिश, जब हम आजाद नहीं थे तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बम फेंके थे जो, तो वो बम इसीलिए फेंके थे कि, और पर्चे वहां पर उड़ाए थे कि हमारी आवाज, हमारी बात नहीं सुनी जानी, अब हमारी बात सुनिए, धमाकों से अंग्रेजों के कान खुल जाए। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो है ये चीजें हैं कि ये लोग इस तरीके का रास्ता अपनाते हैं, और ये जो है इस तरीके से अपनी बात कहना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं। हालांकि इसमें हिंसा होती है, गलत तरीका है, इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। बात कहने के या बताने के और भी तरीके हैं। और तो ये, इसलिए ये जो है युद्ध होता है। जैसा मैंने बताया आपको कि इसको, युद्ध के पीछे जो है इन लोगों का जो युद्ध है। अच्छा, अब ये लोग लड़ते हैं जब छोटी छोटी टुकड़ियों में होते हैं, एकदम से गायब हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। दूसरी चीज, जैसे जंगल है,
अब जंगल में ये लोग रहेंगे, छुपेंगे, गड्ढों में छुपे रहेंगे। ऐसी बहुत सी जगह होती हैं जहां तक पुलिस नहीं पहुंच पाती है, पुलिस को पता ही नहीं होता, मिलिट्री को हमारी नहीं पता होता कि हमें जाना कहाँ है जंगल में। अभी पीछे आपने देखा जम्मू कश्मीर में बार बार आतंकवादी हमले हो रहे थे, तो बार बार वो जंगलों में जाके छुप जा रहे थे। बेसिकली वो गुरिल्ला युद्ध नहीं है, वो तो संगठित युद्ध है एक तरीके का। लेकिन वहां पे भी क्या हो रहा था कि वो जंगलों में जाके छुप रहे थे। अब सरकार क्या कर रही है, आर्मी क्या कर रही है, ड्रोन की मदद ले रही है, अपने स्पेशल कमांडोज को वहां उतार रही है कि आप इनको सर्च करो, ढूंढो ये हैं कहाँ। लेकिन हमें नहीं पता ना, जिस तरीके से हमें वही रास्ता पता होता है, अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हमें सिर्फ वही रास्ता पता होता है ना, एक रास्ता कि भाई ऐसे ऐसे जाना है, ऐसे ऐसे जाना है। लेकिन अगर वहां पे लोकल आदमी हो तो उसको वहां पे 20 रास्ते पता होते हैं, वो कहीं से घुसेगा, कहीं से निकलेगा, कुछ करेगा। इसी तरीके से इन लोगों का होता है, जंगल वगैरह में रहते हैं, आप इनको ढूंढते रहो, ढूंढ ही नहीं पाओगे। आप इधर को चलोगे, वो इधर को चल देंगे। कहीं कोई जा रहा होगा, उनके साथ मिल जाएंगे। अब आपको तो पता नहीं है कि ये लोग कौन है, स्थानीय लोग होते हैं, कोई ऐसी खास इनकी ट्रेनिंग नहीं हुई हुई होती है। और हथियार मैंने बताया ही आपको, इनके पास नॉर्मल हथियार, बंदूक वगैरह होती है, या फिर ये जो सामान लूट लेते हैं आर्मी का, पुलिस का, तो उसका जो सामान लूट लेते हैं वो सामान इनके पास होता है, तो वो चीजें इनके पास आ जाती हैं तो हो जाती हैं। इस तरीके की चीजें होती हैं। दूसरी चीज जैसे मैंने बताया कि जंगल में छिप जाते हैं, तो वहां पर फिर ये दिक्कत आ जाती है कि अब नए आर्मी के लिए एक्सेसिबल नहीं है, पुलिस के लिए एक्सेसिबल नहीं है। तीसरी चीज, इनको जो आम लोग होते हैं, जो गांव है, जैसे नक्सलाइट का इतना ज्यादा जो चल रहा है, नक्सलाइट फैला हुआ है, तो नक्सलाइट को आम लोगों का सपोर्ट है, वहां के गांव का, आस पड़ोस के लोगों का या तो सपोर्ट होता है, या ये लोग धमका के रखते हैं कि आप करिए, आपको करना पड़ेगा, आप रोटी दीजिए, हमें खाना दीजिए, आप पैसे दीजिए, अदरवाइज हम आपको मार देंगे। इस तरीके की चीजें भी होती हैं। तो ये इस तरीके का इनका जो है ये इनका संगठन होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में होगा। मतलब बेसिकली इसको यही इसीलिए बोला जाता है छापा मारे। आए, अटैक किया, गायब हो गए, आए, अटैक किया, गायब हो गए। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा, नक्सलियों ने माइंस बिछा दी, जो सुरंगें होती हैं बिछा देते हैं, और उनके ऊपर वहां से पुलिस की गाड़ी निकली है। पुलिस को तो पहले से पता नहीं है कि यहाँ सुरंग बिछी हुई है, माइंस बिछी हुई है, और उन्होंने उसके ऊपर से लैंड माइन जोड़ दी है, और उनके ऊपर से उन्होंने गाड़ी निकाली, विस्फोट हो गया, मर गए 50 आदमी। तो इस तरीके की चीजें ये लोग जो है गुरिल्ला युद्ध में करते हैं। अब जैसा मैंने बताया कि गुरिल्ला युद्ध होता क्यों है, कि अपनी बात कहने के लिए होता है। कई बार ये इसलिए भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए विदेशी, कई बार सेना भी इसका इस्तेमाल करती है। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हर बार नक्सली या इस तरीके की चीजों की मूवमेंट के लिए ही होगा, सेना भी इसका इस्तेमाल करती है। कई बार सेना को पता होता है कि यार इतनी बड़ी फौज वहां पे टिकी हुई है, या हम इनसे सीधे सीधे मुकाबला नहीं कर सकते, या वहां पर सीधे मुकाबला करना खतरनाक हो सकता है, हमें नुकसान ज्यादा होगा, तो हम टुकड़ियों में जो है इनसे मुकाबला करते हैं। तो वहां भी यही चीजें आ जाती हैं। दूसरी फौज को तो पता नहीं है आपकी लोकेशन क्या है, आप कहाँ रह रहे हो, कहाँ छुप रहे हो, कहाँ चले जाते हो। वो आए, अटैक किया, भाग गए। मतलब बेसिकली यही होता है, उनका काम होता है नुकसान पहुंचाना। आपको नुकसान पहुंचाएंगे, हैरेस क्रिएट करेंगे और गायब हो जाएंगे, आप ढूंढते रहो। तो इस तरीके की फौज में भी होता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ विरोध करने के लिए और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए होता है। कई बार सरकारें भी इस तरीके का, मतलब देश की जो सेना है वो भी इस तरीके का लेती है, इस तरीके के युद्ध का सहारा लेती है, और गुरिल्ला युद्ध होता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि गोरिल्ला युद्ध क्यों होता है और कैसे होता है, और इसमें कौन कौन लोग, कैसे कैसे लोग शामिल होते हैं। अब हम थोड़ा सा इसके ऐतिहासिक उसकी तरफ बढ़ लेते हैं कि इसका इतिहास क्या रहा और ये कैसे चलन में आया। तो साथियों देखिए, ये जो गुरिल्ला शब्द है, ये शब्द आया है स्पेन से, स्पेनिश भाषा का शब्द है गुरिल्ला, और इसका मतलब होता है लिटिल वार, यानी कि छोटी छोटी वार, युद्ध, छोटे छोटे युद्ध। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये भारत में भी ये हुआ है, हो रहा है, अभी भी हो रहा है थोड़ा बहुत। और बाकी जो है ये एशियन सोसाइटीज में भी हुआ है, यूरोपियन सोसाइटीज में भी हुआ है। और हम ये नहीं कह सकते कि यूरोपियन सोसाइटी से ही शुरुआत हुई इसकी, लेकिन हाँ, ये यूरोपियन नाम इसको जो मिला है वो स्पेनिश लोगों के द्वारा ही जो दिया गया है। फ्रेंच से स्पेन हार गया था, फ्रेंच सैनिकों से,
तो उसके बाद उन्होंने ये टेक्टिक्स अपनाई, इस तरीके के टेक्टिक्स अपनाई 19वीं शताब्दी में। और फिर इस तरीके से जब इस टेक्निक को अपना करके उन्होंने फ्रेंच आर्मी को, फ्रेंच की जो फौज थी उनको हराया। तो इस तरीके से ये तब उसके बाद ये टर्म, मतलब ये एक नाम आया कि गुरिल्ला युद्ध, गुरिल्ला वार। बाकी ये उससे पहले भी होता था। हमारे यहाँ भारत में अगर हम बात करें तो मराठे जो युद्ध लड़ रहे थे मुगलों के खिलाफ, वो गुरिल्ला वार ही था। हालांकि हम उसको गुरिल्ला वार नहीं कहते, छापामारी युद्ध कहते थे कि छापामारी। कई बार जो है इनका राजपूतों ने भी इस्तेमाल किया। तो क्योंकि ये होता क्या था, बड़ी सेनाएं थी, बड़ा एरिया था, ऐसे सामने सामने जाके, जैसे मैंने बताया ना, ये होता इसीलिए सामने सामने जाकर के नहीं लड़ सकते थे। तो वो क्या करते थे कि महाराष्ट्र वगैरह का जो एरिया था जहाँ पे मराठे थे, मराठा लोगों का वो था, तो वहां पे क्या करते थे, गए, मान लो कहीं से निकल रहे हैं मुगल सैनिक, गए पीछे से छापा। अब एकदम से तो कोई आदमी तैयार होता नहीं कि कोई अटैक कर सकता है। अटैक किया, मारा, हथियार लूटे, सामान लूटा और जंगल में गायब हो गए। अब ढूंढते रहो, अब पता ही नहीं कौन कहाँ चला गया। तो ये इस तरीके की टेक्निक शुरू हुई। फिर अंग्रेजों के जब अंग्रेजों के हम गुलाम थे तो उस टाइम पे भी इस तरीके की टेक्निक्स हुई। जैसे मैंने भगत सिंह का नाम ली कि वो लोग क्या करते थे कि निशाना, भाई इकट्ठे तो लड़ नहीं सकते थे पूरी ब्रिटिशर्स से जितनी बड़ी फौज थी, तो छोटे छोटे उसमें कि कहीं ब्रिटिशर्स का खजाना जा रहा है तो लूट लिया, कहीं जो है डायरेक्ट इसको गुरिल्ला वार से कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये भी उसी तरीके का युद्ध था कि अब खजाना लूट लिया, कोई बड़ा अधिकारी है या किसी बड़े ऐसे अधिकारी को भेज दिया भारत में जो बहुत ज्यादा आतंक मचा रहा है, बहुत ज्यादा चुल ढा रहा है, तो क्या करा कि एक प्लान सेट करा और उसको मार दिया अचानक से, जैसे कहीं भी मार दिया, मिल गया। तो इस तरीके की चीजें थी। तो ये सब चीजें जो है गुरिल्ला वार से संबंधित हैं। बाकी वियतनाम युद्ध में वियतनाम के साथ भी जब फ्रेंच की इनकी लड़ाई हुई तो वहां पर भी इसका वियतनामियों ने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। उन्होंने सुरंगें बना ली थी जमीन के अंदर, और वो फ्रेंच का क्या था कि बेसिकली वो बम डालते थे, बम बम बरसाते थे। कई लाख बम उन्होंने बरसाए, लेकिन ये लोग क्या करते थे, सुरंग बना रखी थी जमीन के अंदर, उसमें घुस जाते थे, छुप जाते थे जाके। तो होता क्या था, अब सुरंग आपको पता ही नहीं है, आप ऊपर से देखोगे तो कोई आदमी तो दिखाई देगा नहीं आपको बाहर कोई जमीन में, तो आप अनुमान से डालोगे बम। अब कोई फट गया, कोई रह गया, कोई बच गया, तो इस तरीके से वो लोग बच जाते थे। और दूसरी चीज कि दिखाई नहीं देते थे, तो उनको पता ही नहीं चलता था कि कहाँ है कहाँ नहीं है, कहाँ बम डालें, क्या करें ना करें। और फिर जब इनको निकलना होता था, ये एकदम से निकलते थे और एकदम से वार किया, लड़ाई की, एकदम से उनको मारा और जो भी किया, लूटा, और एकदम से फिर वापस घुस गए जा करके जंगलों में, सुरंगों में। तो इस तरीके से ये इसका इतिहास रहा, यानी ये बहुत पुराना वो रहा है। हाँ, शब्द इसको वहीं से मिला, स्पेनिश उससे मिला है, लेकिन ये उससे पहले भी था, उसके बाद भी रहा है। तो ये इसका इतिहास है। अब हम चलते हैं अपने एनालिटिक्स की ओर और बात करते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने आपको भी बताया, गोरिल्ला युद्ध के बारे में बताया, ये भी बताया ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसका इतिहास क्या रहा। तो इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो देखिए, आखिर ये क्या कारण है, कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ये होता है या ये आता है। अगर दो कंट्रीज के बीच में हो रहा है तब तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ठीक है भाई, अपने देश के लिए लोग लड़ रहे हैं, जब आर्मी फेल हो जाएगी, सरकार फेल हो जाएगी, तो आम जनता ही लड़ेगी। लेकिन जब वहां तक तो ये ठीक है, लेकिन जब ये अपने ही देश के अंदर अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपने ही पुलिस के खिलाफ, मिलिट्री के खिलाफ, या किसी व्यक्ति विशेष इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे माफिया लोग होते हैं, तो उनके खिलाफ कुछ गुट किसी ने शुरू कर दिया इस तरीके का युद्ध, तो वो भी एक तरीके से गुरिल्ला युद्ध ही होता है, छोटे लेवल पे, मतलब वो एक एरिया में, एक सीमित एरिया में, दायरे में होता है। तो वो आखिर क्यों होता है। तो अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, तो कि अब इसके होने के पीछे मैंने आपको बताया कि भाई लोग शोषित हो रहे हैं, जैसे नक्सलवादियों का चल रहा है, तो उनका यही कहना है बेसिकली कि हम शोषित हैं, सरकार हमारी सुन नहीं रही है, हमारी वजह से हमें ये मिल नहीं रहा है।
आदिवासियों की तरफ से जो हो रहा है तो उसमें यही है कि हमारा जंगल और जमीन के ऊपर आप क्यों कर रहे हैं, आप हमारे रिसोर्सेज खत्म क्यों कर रहे हैं, हमें इसी तरीके से रहने दीजिए, आप हमारी प्राकृतिक वो छीन रहे हैं, इस तरीके की चीजें होती हैं। तो इसलिए ये होता है, पॉपुलर है, काफी पॉपुलर होता है, और बिना आम सपोर्ट के, जन सपोर्ट के ये नहीं हो सकता है, बिना आम जन के सपोर्ट के नहीं हो सकता है। अब आम जन का सपोर्ट या तो इस रूप में मिले कि हाँ ये हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, हमें इनका साथ देना चाहिए, चाहे उनको डरा धमका के मिले, उनको पता है दोनों तरफ से मरना है, उधर से सरकार मार रही है, इधर से ये मार रहे हैं, ये तब भी चलो हमारे हित की बात कर रहे हैं तो इनका समर्थन आप करें। और कोई भी गुरिल्ला वार जो है वो सफल भी अगर होता है तो जन समर्थन के साथ ही सफल होता है। तो ये तो इसकी बात हो गई। प्रभाव इसका अगर हम कहें कि प्रभाव पड़ता है, एक तरीके से यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगा मैं कि जो गुरिल्ला युद्ध है आखिर शुरू ही क्यों होता है, आखिर जरूरत क्या पड़ती है? तो दो देशों के बीच में हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप समझ ही गए हैं। लेकिन अगर सरकार के खिलाफ हो रहा है, सरकार की एजेंसियों के खिलाफ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उस आम जन के भीतर सरकार के प्रति, यानी देश के संविधान के प्रति, सरकार के प्रति अविश्वास की भावना पैदा हो रही है। उनको ये लग रहा है कि नहीं, ये हमारे लिए ठीक नहीं हो रहा है, हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, सरकार के ऊपर से भरोसा खो रहे हैं वो लोग। जाहिर सी बात है, आगे चल के देखिए, आगे चल के वो अबान नक्सलवाद ने दूसरा ही रूप ले लिया है तो वो एक अलग चीज है, या आतंकवाद ने दूसरा रूप ले लिया है अगर हम देखें तो। लेकिन जब शुरू हुआ था तो इसके लिए नहीं शुरू हुआ था। मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, कुछ चीजें इन चीजों से परे होती हैं, सही या गलत। आतंकवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, गुरिल्ला युद्ध की बात कर रहा हूँ, सिर्फ आतंकवादियों का सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल छोटा सा दिया आपको कि जब शुरू हुआ था तो किसी और कंसेप्ट में शुरू हुआ था, आज वो कुछ और ही हो गया है उसका। तो इस तरीके की चीजें हैं, या कोई डॉन बन जाता है, कोई आदमी माफिया बन जाता है, माफिया गिरोह बन जाता है, तो वो क्यों? कोई माफिया मर जाता है, आपने देखा होगा, देश सरकारें अपनी पीठ थपथपाती हैं कि हमने इसको मार दिया, हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, एनकाउंटर में इतने बड़े माफिया को मार दिया। लेकिन वहां हम देखते हैं कि जब उनका जनाजा निकलता है जो है, तो लाखों लोग, लाखों की भीड़ शामिल होती है, लोग रो रहे होते हैं, लोगों के लिए बड़ा सदमा होता है, हाय, मतलब वो उसको भगवान की तरह पूजते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि उसके पीछे जो कारण है वो यही है कि वहां पर उनका सरकार से भरोसा उठ गया, और फिर उनके बीच में से एक आदमी निकल के आता है, एक लीडरशिप निकल के आती है कि मैं यहाँ पे सही या गलत की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, क्या सही है क्या गलत है, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। तो फिर उनमें से एक आदमी निकल के आता है जो ये भरोसा दिलाता है कि कोई नहीं, मैं सुनूंगा तुम्हारी, मैं करूंगा तुम्हारे लिए। तो ऐसी जगह पे ये चीजें होती हैं। सरकार, क्योंकि मैंने बताया ना, सरकार, संविधान, इन सब चीजों के खिलाफ उसका भरोसा उठ जाता है। तो जाहिर सी बात है वो सरकार के लिए तो वो मुजरिम हो गया, एक तरीके से जुर्म करने वाला हो गया, अपराधी हो गया। लेकिन आम जन को उससे जो मिल रहा है तो उसके लिए तो भगवान है वो। तो इस तरीके की चीजें, इस तरीके के फैक्टर्स होते हैं। दूसरी चीज ये है कि इससे ये साबित होता है, इससे ये इसका जो प्रभाव पड़ता है वो ये प्रभाव पड़ता है, ये साबित होता है कि आपकी सरकार वहां पर उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रही है, या अपनी बात को आप जैसे मान लीजिए अगर सरकार कहीं जंगल है, पहाड़ों का एरिया है या जंगल है कहीं, और उस जंगल में सरकार वहां पर कोई फैक्ट्री लगाना चाहती है, तो एक तो वहां के लोग, खासकर जंगल के लोग होंगे, आदिवासी होंगे, उनको विस्थापित करना, उनको ये बताना, ये समझाना कि ये आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं, आप आगे बढ़िए, समाज की मुख्य धारा में शामिल होइए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। तो अपना मैसेज जो है वहां पर सरकार सही से डिलीवर नहीं कर पाती है कई बार। तो उससे क्या होता है कि उन लोगों को ये लगता है कि ये हमारे खिलाफ हो रहा है, कि जी हमारा जंगल था, हमारा जंगल छीन लिया हमसे, हम कैसे रहेंगे, अब हमें कहीं और जाके रहना पड़ेगा, जंगल में ही रहना पड़ेगा। तो ये सब सरकार को देखना चाहिए उनको कि आपको इसको किस तरीके से करना है। दूसरी चीज ये होती है कि अंदरूनी रूप से ये इस तरीके की स्थितियां ना पैदा हो, ना बने, ये देखने के लिए सरकार को
काम करना पड़ेगा, अपनी हितकारी लाभकारी योजनाएं जो है लोगों तक सही से डिलीवर करनी पड़ेंगी, अपना मैसेज सही से पहुंचाना पड़ेगा, ताकि लोग इस तरीके से ना निकल के आए और उनका सत्ता में, सरकार में, संविधान में भरोसा बना रहे, ताकि इस तरीके के उनको जरूरत ना पड़े हथियार उठाने की या इस तरीके का काम करने की। तो मेरा एक आम आदमी होने के नाते यही एनालिटिक्स है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले अध्याय।